एक शख्स जो आंध्रा के एक छोटे से गांव से निकलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेक्रेटरी बन गया, जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल सियासत में लगा दिए, जो अपनी तकरीबन जिंदगी किसी न किसी पोस्ट पर फायज रहा, जो एमएलए बनने के लिए एक शहर से दूसरे शहर आया, जो कम वक्त में शहर रायचूर में इतना मशहूर हुआ कि रायचूर के लोगों ने आंख मूंद कर इन पर भरोसा कर लिया। सियासत का जुनून ऐसा कि आज कर्नाटक का मिनिस्टर बन गया। ये कहानी है नादिमपल्ली सुब्बाराजू बोसराजू यानी एनएस बोसराजू की। नाम नादिमपल्ली सुब्बाराजू बोसराजू उर्फ एनएस बोसराजू। एजुकेशन डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चेन्नई 1967। दोस्तों, एनएस बोसराजू ने अपनी सियासत का आगाज साल 1972 में बतौर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से किया था। 1972 से लेकर 2018 तक ये कांग्रेस में किसी न किसी पोस्ट पर फायज रहे। 2018 में एनएस बोसराजू केपीसीसी के नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट भी बने। इसके बाद एनएस बोसराजू सीधा एआईसीसी के सेक्रेटरी बन गए। एनएस बोसराजू के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ताल्लुक से अगर बात करें तो एनएस बोसराजू ने अपना पहला इलेक्शन सन 1985 में मानवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था और उस वक्त 3,500 वोट से हार गए। इसके बाद 1999 में 24,000 वोट की मेजोरिटी से और 2004 में 10,800 की वोट मेजोरिटी से 2 बार इलेक्शन जीतकर मानवी के एमएलए बन गए। अब आगे अगर हम एनएस बोसराजू जो अहम पोस्ट में फायज थे उस ताल्लुक से बात करें तो रियासत कर्नाटका में बंगारप्पा की सरकार में और वीरप्पा मोइली की सरकार में 2 मरतबा एनएस बोसराजू काडा के चेयरमैन बने और जब एसएम कृष्णा की सरकार बनी तब एचकेटीबी के चेयरमैन बने और जब कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार बनी तब एनएस बोसराजू सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी बन गए। इसके अलावा 2014 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन गए। तो दोस्तों, जब मानवी में रिजर्वेशन चेंज हुआ तो 2013 में रायचूर से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश लेकर एनएस बोसराजू ने अपने कदम रायचूर की जानिब बढ़ाए। हालांकि तब सैयद यासीन रायचूर के एमएलए थे। 2013 के इलेक्शन की तैयारी एनएस बोसराजू ने 2008 और 2013 के बीच में ही कर ली थी। इस दौरान एनएस बोसराजू ने रायचूर के मुस्लिम लीडर्स को भी अपने साथ शामिल किया, जिनमें एक्सजेडपी बशीरुद्दीन भी शामिल थे। जैसे ही 2013 का इलेक्शन आया तब एनएस बोसराजू ने कांग्रेस से रायचूर के लिए टिकट की मांग की, जबकि रायचूर में सैयद यासीन प्रेजेंट एमएलए थे। लेकिन कांग्रेस ने इनकी इस मांग को नामंजूर करते हुए कांग्रेस की टिकट प्रेजेंट एमएलए सैयद यासीन को ही दी। लेकिन 2013 के इस इलेक्शन में सैयद यासीन करीब 9,000 के वोटों से हार गए। ठीक 5 साल बाद यानी 2018 में फिर से एनएस बोसराजू ने रायचूर से टिकट की मांग की और इस दौरान एनएस बोसराजू के साथ एक्सजेडपी असलम पाशा भी जुड़ गए। असलम पाशा इसीलिए जुड़ गए क्योंकि एनएस बोसराजू ने असलम पाशा से ये कहा था कि अगर कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट देने की बात करेगी तो उस वक्त मैं तुम्हारा नाम रेकमेंड करूंगा। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने फिर से एक बार सैयद यासीन को ही टिकट दी और इस बार फिर से एक मर्तबा सैयद यासीन हार गए। कहा जाता है कि 2013 और 2018 के इलेक्शंस में सैयद यासीन को हराने में एनएस बोसराजू का हाथ था। इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। पहली वजह ये है कि एनएस बोसराजू को टिकट नहीं मिली। दूसरी वजह ये है कि अगर सैयद यासीन इलेक्शंस में जीत जाते तो आने वाले दिनों में सैयद यासीन को ही कांग्रेस टिकट देती रहती और अगर सैयद यासीन हार जाते तो एनएस बोसराजू के लिए टिकट का रास्ता क्लियर हो जाता। और इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि 2019 के एमपी इलेक्शन में बीवी नायक को हराने में एनएस बोसराजू का हाथ था। वो इसीलिए कि बीवी नायक ने 2018 के असेंबली इलेक्शंस में सैयद यासीन को टिकट के लिए उनका साथ दिया था। बहरहाल 2019 में बीवी नायक एमपी इलेक्शन हार गए। इसके बाद बीवी नायक डीसीसी प्रेसिडेंट यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर बन गए।
और धीरे धीरे बी विनायक ने अपनी एक टीम बनाई जिनमें कांग्रेस के सीनियर सियासतदान जैसे ए वसंत कुमार, प्रेजेंट एमएलए हम्पनगौड़ा बादरली जैसे लोग जुड़ गए। और कुछ वक्त बाद एन.एस. बोसराजू की टीम को छोड़कर कुछ और सियासतदान जैसे रूरल एमएलए बसनगौड़ा दद्दल, एक्स-आरडीए अब्दुल करीम और एक्स-जेडपी असलम पाशा ने भी बी विनायक की टीम को ज्वाइन कर लिया। इन 3 सियासतदानों ने एन.एस. बोसराजू का इतने साल तक साथ देने के बाद अब क्यों इनकी टीम को अलविदा कहा? तो दोस्तों, कहा जाता है कि बसनगौड़ा दद्दल ने इनकी टीम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एन.एस. बोसराजू ने पहले बसनगौड़ा दद्दल को इलेक्शन जितवाया। इसके बाद एन.एस. बोसराजू ने रूरल एमएलए बसनगौड़ा दद्दल को पपेट की तरह यानी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो बसनगौड़ा दद्दल ने इनकी इन बातों से तंग आकर बी विनायक की टीम को ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ एक्स-आरडीए अब्दुल करीम और एक्स-जेडपी असलम पाशा ने इनकी टीम को छोड़कर बी विनायक की टीम को इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि 2018 के इलेक्शन में एन.एस. बोसराजू ने इन लोगों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट देने की बात करेगी तो उस वक्त मैं आप में से किसी एक का नाम रेकमेंड करूंगा। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस ने माइनॉरिटी को टिकट देने की बात की तो तब एन.एस. बोसराजू अपने वादे से मुकर गए। उस वक्त इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। इससे पहले एन.एस. बोसराजू को 2 मरतबा कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। इस बात को देखते हुए इस वक्त एन.एस. बोसराजू ने एडी चोटी का जोर लगाया। एन.एस. बोसराजू के इन कोशिशों को देखते हुए रायचूर में कई लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। इसी दौरान डीसीसी प्रेसिडेंट बी विनायक ने रायचूर में टिकट के लिए असलम पाशा का नाम कांग्रेस को रेकमेंड किया और कहा जाता है कि ये बात एन.एस. बोसराजू को पसंद नहीं आई, जिसके नतीजे में एन.एस. बोसराजू ने कांग्रेस से डिमांड की कि मानवी से टिकट बी विनायक को न दिया जाए और एन.एस. बोसराजू ने बी विनायक को हटाकर अपने एक फॉलोअर जिनका नाम हम्पैया सौकार है उनको टिकट दिलाई। जैसे ही मानवी से कांग्रेस ने हम्पैया सौकार के नाम का ऐलान किया तो बी विनायक ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय किया और बीजेपी में शामिल हो गए। बहरहाल 2023 के इलेक्शन के कुछ दिन पहले एन.एस. बोसराजू ने राहुल गांधी से एक मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात के दौरान एन.एस. बोसराजू ने कर्नाटका के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रायचूर के लिए एम्स को शामिल करवाया। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसी मुलाकात के दौरान अपनी सियासी जर्नी भी बताई और बताते हुए रायचूर से टिकट की भी मांग की, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए एन.एस. बोसराजू से कहा, रायचूर की इस सीट के साथ सोशल इनजस्टिस नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कांग्रेस में इतने साल रहे तो मैं वादा करता हूं कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं अपनी जानिब से आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। एन.एस. बोसराजू को टिकट तो नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी की जानिब से एक वादा मिल गया। रायचूर में माइनॉरिटी की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कांग्रेस पर प्रेशर इतना बन गया कि कांग्रेस की टिकट माइनॉरिटी को ही देनी पड़ी और नॉमिनेशन के एक दिन पहले एन.एस. बोसराजू के फॉलोअर एक्स काउंसलर मोहम्मद शालम को टिकट मिल गई, जबकि रायचूर में मोहम्मद शालम से भी सीनियर लोग मौजूद थे। बहरहाल इलेक्शन के बाद मोहम्मद शालम हार गए और बीजेपी फिर से एक मर्तबा जीत गई। तो दोस्तों, कर्नाटक में असेंबली इलेक्शंस के बाद भारी सीटों से कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली और सिद्धारामैया को सीएम अनाउंस कर दिया गया। जब कैबिनेट बनाने की बारी आई तो एन.एस. बोसराजू ने दिल्ली के चक्कर लगाना शुरू किया और राहुल गांधी को अपना वादा याद दिलाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक की सरकार से एन.एस. बोसराजू को मिनिस्टर बनाने की डिमांड रखी। अब राहुल गांधी की बात को कौन टाले, तो एन.एस. बोसराजू को माइनर इरिगेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर के ओहदे पर फायज कर दिया गया, यानी एन.एस. बोसराजू कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। लेकिन एन.एस. बोसराजू ना तो एमएलए हैं और ना एमएलसी, तो ये सीधा कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बन गए? इस बात को लेकर कई लोगों ने नाराजगी का इजहार भी किया और साथ ही साथ रायचूर के 2 एमएलए और कांग्रेस के लीडर्स ने भी एक लेटर लिखते हुए कांग्रेस से डिमांड की कि एन.एस. बोसराजू को मिनिस्टर न बनाया जाए, क्योंकि एन.एस. बोसराजू ने असेंबली इलेक्शन में हमारा साथ नहीं दिया। इसके अलावा कुछ और लीडर्स ने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में कई एमएलए ऐसे हैं जो 20 से लेकर 25 साल से एमएलए बने रहे हैं, तो उनको छोड़कर एन.एस. बोसराजू को डायरेक्ट मिनिस्टर कैसे बनाया गया? तो बहरहाल कई लोगों ने एन.एस. बोसराजू के मिनिस्ट्री को लेकर जवाब तलब करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की जानिब से अब तक सही जवाब नहीं मिला।
तो एनएस बोसराजू के मिनिस्टर बनने का प्रोसेस क्या है, तो इसको भी जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कांग्रेस ने अपनी सरकार कर्नाटक में बना ली तो 3 एमएलसी के पोस्ट खाली थे, जिसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने 19 जून 2023 को इन खाली एमएलसी के पोस्ट पर 3 लोगों को एमएलसी बनाया, जिनमें जगदीश शेट्टर को 5 साल तक के लिए एमएलसी बनाया गया। इन्हीं के साथ तिम्मप्पा कनकनूर को 3 साल तक के लिए एमएलसी बनाया गया और एनएस बोसराजू को सिर्फ 1 साल तक के लिए एमएलसी बनाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में यानी अब से लेकर ठीक 9 महीने बाद एनएस बोसराजू से मिनिस्ट्री ले ली जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, देखना ये होगा इन 9 महीनों में एनएस बोसराजू बतौर मिनिस्टर नौजवानों को और किसानों को कितनी राहत अपनी मिनिस्ट्री की जानिब से देंगे और रियासत कर्नाटका में क्या चेंजेस लाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके।